हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं 21 फरवरी 2023 को जियोग्राफी का पेपर देने वाले, तो आज का ये वीडियो मैराथन वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट 21 फरवरी को पेपर देने वाले हैं जियोग्राफी का, अंतिम मौका है, फोड़ दो, 70 में 70 लाना है। स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मैराथन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं मैराथन वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने 100 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर किया है, तो आप जाइए वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का आपका एक एक जियोग्राफी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको भी आप तैयार कर लेंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया है देखिए कि निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। पहला स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से जो क्या है मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है। ये 4 विकल्प है, इसी में से बताना, ना कि कोई बाहरी। तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से यदि आपको पता है, नहीं तो इनमें से आपका खास सही विकल्प हो जाएगा, जो कि प्रतीकात्मक उपागम जो हो जाएगा, मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्या है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। दूसरा हमारा स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ बहुविकल्पीय का कि जो मानव भूगोल है, निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की जो सर्वोच्चता में विश्वास करती है। पर्यावरणीय निश्चयवाद है, या संभववाद है, नव निश्चयवाद, या प्रत्यक्षवाद। 4 विकल्प है स्टूडेंट, राइट में आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है इनमें से आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, जनसंख्या आकार के, क्या है, जनसंख्या आकार के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आकार में बताना, यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है कहाँ पर है, अफ्रीका में है, उत्तरी अमेरिका में, एशिया महाद्वीप में, या यूरोप में। तो सभी को पता होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, एशिया जो महाद्वीप है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, और एशिया का जो सबसे जनसंख्या वाला देश है वो आपका चीन हो जाएगा। तो तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। स्क्रीन पर आपका आ चुका है चौथा प्रश्न, जो कि ऑब्जेक्टिव है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जो भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको बस पास ही होना है वो यदि 90 टॉपिक उस तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स वो बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगे। तो जो चौथा प्रश्न है कि विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात, क्या प्रश्न पूछा गया है कि विश्व स्तर पर औसत लिंग अनुपात प्रति 100, क्या है, प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। 102 है, 103 है, 104 है, या 105 है। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका 102 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। पांचवा प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाना। आप भी जिस टॉपिक पर कहते हैं हम वीडियो बनाते हैं। तो आज का वीडियो मैराथन है, क्योंकि मैराथन वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 ही सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो देखिए क्या है पांचवा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है। यानी जो मानव विकास का स्तंभ है, हमने हर एक वीडियो में इस क्वेश्चन का जिक्र किया है। मानव विकास के 4 स्तंभ है, बोर्ड एग्जाम में आपका अति लघु उत्तरीय भी पूछा जा सकता है कि मानव विकास के स्तंभों के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो पहला आपका समता हो जाएगा, दूसरा जो आपका सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा सशक्तिकरण। तो इनमें से आपका ये सभी हो जाएगा, जो कि मानव विकास का स्तंभ हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में 3 ही दिया है, क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ही बताना ना कि कोई बाहरी। तो इनमें से आपका ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है, क्या है, बगाती फसलें कौन है। इनमें से चना है, धान है, गेहूं है, या रबड़ है। 6 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प आप हमें चुनकर बताइएगा स्टूडेंट। लास्ट में हमें कैलकुलेट करके आप लास्ट में बताइएगा कि हमारा इतने में से इतना सही गया। तो देखिए इनमें से रबड़ है। काफ़ी स्टूडेंट ने, जो हमारा एक वीडियो था उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है, और उनका 100 में से किसी का 95 सही गया, किसी का 85। तो आप भी कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं जिसमें हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या है कवर किया है। तो वो भी वीडियो जाइए देखिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हैं।
सातवां प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? क्या है? उत्पादन का अर्थव्यवस्था में स्वामित्व व्यक्तित्व होता है, किसका होता है? इनमें से आपका पूंजीवाद हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के द्वारा स्वीकृत है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0.6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात क्या है, निम्नतम है? क्या है? निम्नतम है। गुजरात का है, हरियाणा का, पंजाब का या हिमाचल प्रदेश का? यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद में ही राइट आंसर दीजिएगा। इनमें से आपका खा हो जाएगा, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। ये क्या है, वे सभी क्रियाएं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत करना, रूप बदलना और जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधित क्रियाएं संपन्न होती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन को समझिए, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा लंबा पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन होता है कुछ सटीक होता है। तो 9 नंबर प्रश्न इसका सही विकल्प बताइएगा। यदि आप क्वेश्चन को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में ही आंसर दीजिए, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। यदि आपका पेपर जो पेपर है आपका बहुत नज़दीक आ चुका है, तो पेपर जाइए दे रही, सबसे पहले आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो होता है, जब भी आप कॉपी लिखने जाते हैं या बोर्ड एग्जाम पेपर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप बढ़िया नहीं दिए होंगे तो क्या होगा, एग्जामिनर डिमोटिवेट हो जाएगा। तो हमने कई सारी वीडियोज बनाई है जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है। एक में हमने 35, एक में 50, एक में 100 और भी सारे जो क्वेश्चन में वीडियोज में कवर करता हूँ क्वेश्चन को, उसको भी आप तैयार कर लीजिए और काफ़ी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इनमें से आपका 9 नंबर का खा हो जाएगा, द्वितीय क्रियाएं बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जो कि 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में क्या है, 10 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? कोल खोज के द्वारा, अंगूर उत्पादन या मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? 10 नंबर प्रश्न है, इसका आपका घा हो जाएगा, रोपण कृषि हो जाएगा, जो कि कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। तो 10 का घा रोपण कृषि इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या है। जियोग्राफी में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 70 में 70 बिल्कुल हम आपका पक्का करा के रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। जो ये जो पहला चैप्टर है आपका मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उससे लिया गया ये प्रश्न है। तो देखिए, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यतम संबंधों का प्रादेशिक आधार पर किए जाने वाला क्या है, अध्ययन है। तो ये देखिए मानव भूगोल का परिभाषित कुछ इस प्रकार से है। यदि आपका फेडरिक रेटिजल के अनुसार आया था तो उसके आधार पर भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फेडरिक रेटिजल के अनुसार या एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, तो उस पर भी आपको देना होता। तो जो पहला आपका चैप्टर है उसी से लिया गया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला हमारा क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। दूसरा प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या वाले 2 देशों के नाम बताइए। आपका पहला हो जाएगा चीन, उसके बाद में दूसरे स्थान पर हमारा इंडिया यानी भारत हो जाएगा, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यही 2 देश है। पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर भारत। तो याद रखिएगा दूसरा नंबर जी, ये टोटली आपका जो होता है 2-2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका शायद ये 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर का होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा प्रश्न का प्रश्न है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बीवीआई क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए जो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनंकिकीय विशेषता होती है। कुछ देशों में लिंग अनुपात को इस सूत्र द्वारा क्या है, मापा जाता है। तो जो कुछ देशों में मापा जाता है वो है देखिए पुरुष, उसके बाद में पुरुष बटा स्त्री जनसंख्या गुणे 1000 यानी 1000, तो इससे आधार पर मापा जाता है। उसके बाद में जो भारत में लिंग अनुपात मापा जाता है, देखिए भारत में लिंग अनुपात इस सूत्र द्वारा मापा जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणे
1000। तो ये आपको देख सकते हैं जो लिंग अनुपात मापा जाता है कुछ देशों में इस प्रकार से मापा जाता है, लेकिन जो इंडिया में यानी भारत में मापा जाता है इस प्रकार से मापा जाता है। तो ये देखिए तीसरा प्रश्न भी हमने क्लियर कर दिया है, जो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। देखिए जो वो हमने बताया था 30 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसी से लिया गया प्रश्न है, आप जाकर मिला सकते हैं क्योंकि वो जो हमने प्रश्न बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक से ही लिया गया सभी प्रश्न है। तो आप जाएंगे बुक में मिलाएंगे तो ये सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो गुच्छित बस्तियां हैं, गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं परिभाषित आपको करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको देना है। तो देखिए गुच्छित बस्तियों को संघन या सामूहिक, जो गुच्छित बस्तियां इसको संघन या सामूहिक बस्ती भी कहा जाता है। बस्तियां होती है क्या है, ये सफल बस्तियां होती है, अर्थात इनमें मकान अथवा घर पास सटे हुए एक संस्थित बसे या विस्तारित होते हैं तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं। जो गुच्छित बस्तियां होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं जिसे हमारा मकान आपका मकान तो सटे सटे होते हैं जो गुच्छित बस्तियां होती हैं, घर पर सटे हुए एक संचित बसे या विस्तारित होते हैं तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां अलग करती हैं। यानी टेढ़ी मेढ़ी गलियां कहने का मतलब है वो अलग करती है गुच्छित बस्तियों को। उसके तो जो पांचवा प्रश्न है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। क्या है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मानव भूगोल के ऊपर था, लेकिन ये अलग है। याद देखिए, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। अब देखिए सिर्फ किस प्रकार से इसका उत्तर है, मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए, क्या है, मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। क्या है, सशक्तिकरण के अवसरों में क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया है। मानव विकास को परिभाषित किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको करना है बोर्ड एग्जाम में। 6 नंबर आपका प्रश्न है, द्वितीयक क्रिया तथा तृतीयक क्रिया के दो दो उदाहरण दीजिए। यानी जो द्वितीयक क्रिया इसके आपको 2 उदाहरण देना है और जो तृतीयक क्रिया है इसका भी आपको 2 उदाहरण देना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 2 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, इसका आंसर जो होता है मिनिमम जो होते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन मैंने जिस प्रकार से आपका जैसे पूछा गया था विश्व में कितने, यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम लिखिए। तो एक देशों का नाम आपने चीन रख लिया, दूसरे का भारत, जो कि दूसरे नंबर पर भारत है। तो 2 नंबर आपको मिल गए, एक नंबर आपको चीन पर मिल गए, दूसरा आपका भारत पर मिल गए। तो उसी आधार पर ये है कि द्वितीयक क्रिया के 2 आपको उदाहरण देना है। तो द्वितीयक क्रिया का पहला देखिए, कुटीर उद्योग। क्या है, कुटीर उद्योग। दूसरा आपका विनिमय उद्योग। क्या है, विनिर्माण उद्योग। तृतीयक क्रिया का आपका बैंकिंग सेवा एवं पर्यटन उद्योग। तो ये द्वितीयक और द्वितीयक क्रिया की कुछ इस प्रकार से 2 उदाहरण है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से देना है। उसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न है, देखिए, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। मानव संसाधन से आपका तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो देखिए इसका भी हमने उत्तर लेकर आया हूँ। देखिए, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या, उसकी कुशलता एवं उत्पादकता से। क्या, जो मानव संसाधन का तात्पर्य है किसी देश की जनसंख्या, क्या है, किसी देश की जनसंख्या तथा उसकी कुशलता एवं उत्पादक से मानव संसाधन का तात्पर्य है। याद रखिएगा। तो 7वां प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया। उससे बाद में हमारा 8वां प्रश्न आ जाता है। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 8वां प्रश्न है, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। यानी जो पुरुष और बटा आपका लगा है, आप देख सकते हैं पाई खिंची हुई, कि स्त्री चयनात्मक प्रवास के जो है मुख्य कारण की आपको पहचान करनी है। तो देखिए किस प्रकार से इसका कारण, पुरुष मुख्यतः काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करता है। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो क्या होता है, ये तलाश करता है। एक पुरुष जो होता है काम तथा रोजगार, वहीं स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती हैं। यानी एक जगह से दूसरी का जगह जाना वो प्रवास कहलाता है। तो वही स्त्रियां भी क्या करती हैं, विवाह के कारण प्रवास करती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं बेसिकली वो काम और रोजगार के कारण तलाश करते हैं। तो 8वां प्रश्न भी हमारा क्लियर हो गया, याद रखिएगा। 9 नंबर हमारा प्रश्न है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट का आई थिंक हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी डिमांड पर ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दीजिएगा। हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे बुक का जो आपका NCERT बुक रहेगा, पूरे बुक का सोल्यूशन लेकर आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और आपका बोर्ड एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो इसमें आपको तैयारी जो बहुत ही अच्छी से करनी पड़ेगी मन लगाकर, तभी आप बोर्ड एग्जाम में
70 में 70 ला पाएंगे जियोग्राफी में। तो जो 9 नंबर प्रश्न है आपका, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या संगठन से सिंपल सा क्वेश्चन है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। उसका उत्तर, जनसंख्या संगठन से आशय जनसंख्या की संरचना से होता है। इसके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें संयोजन से किसी जनसंख्या या मानव समूह की रचना होती है। देखिए किस प्रकार से इसका आंसर दिया हुआ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है कि जनसंख्या संगठन से आशय, या बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या संगठन से आपका आशय क्या है। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। यानी जो रोपण कृषि, इसके 2 फसलों को आपको क्या करना है, उल्लेख करना है, जो कि रोपण कृषि अपने द्वारा लगाया जाता है। अथवा लगाकर आपका ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि विश्व की किन्हीं 2 बगाती, क्या है, बगाती उपजों का नाम लिखिए या फसलों का नाम लिखिए। तो देखिए इनमें से रोपण कृषि या विश्व में किन्हीं 2 बगाती का इस प्रकार से नाम है। पहला आपका रबड़ हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका चाय। ये रोपण कृषि के 2 फसलों का नाम है, याद रखिएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। यानी जो मानव विकास है इसके आपको 2 स्तंभों को लिखना है। पहला आपका हो जाएगा समता, दूसरा आपका सशक्त पोषणीयता हो जाएगा। देखिए मानव विकास के आपके इस प्रकार से भी आ जाएंगे कि मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। तो बेसिकली इसमें 4 ही होते हैं, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो मानव विकास के ये 4 स्तंभ है। यदि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया था कि मानव विकास के स्तंभों का वर्णन कीजिए, तो आपको जो चारों है उसका आपको ऐड करना होता है, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके लिखना होता है। जैसे समता क्या है इसके बारे में आपको बताना होता, सतत पोषणीयता क्या है इसके बारे में आपको बताना होता। तो उसके आगे आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होता, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 6 नंबर देता, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाता है। तो इसमें आपको 2 ही नंबर दिए जाएंगे क्योंकि शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट में ही आंसर आपको दिया जाएगा। 12 नंबर आपका प्रश्न है, भारत की किन्हीं 2 प्रमुख भाषाओं के नाम लिखिए। जो इंडिया का 2 प्रमुख भाषा है, मैं बता दूं इंडिया का 2 प्रमुख जो भाषा है, पहला आपका हिंदी हो जाएगा एवं दूसरा आपका हो जाएगा गुजराती। यानी ये 2 पॉपुलर भाषा है जो कि हिंदी के प्रमुख भाषाओं के नाम में शामिल होती है। तो हिंदी जो है सबसे पॉपुलर है, हिंदी बोली जाती है, लेकिन गुजराती भी प्रमुख भाषाओं की लिस्ट में शामिल होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। हमने गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कर दिया, लेकिन जो इसमें आता है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती किसे कहते हैं, पल्ली बस्ती से आपका आशय क्या है। तो ये सभी प्रश्न एक ही है, इसका उत्तर आपको इसी प्रकार से देना है। देखिए, कभी कभी व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक बिलगाव के कारण गुच्छित बस्तियां विखंडित हो जाती हैं। यद्यपि विखंडित होने के बाद उन सबका नाम एक ही रहता है। इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। अब देखिए सिंपल सा इसका फंडा है कि कभी कभी व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक बिलगाव, यानी समाज के कारण बिलगाव के कारण जो गुच्छित बस्तियां हैं ये विखंडित हो जाती हैं। यद्यपि विखंडित होने के बाद इन सभी जो बस्ती का नाम एक ही रखा जाता है या एक ही रहता है, इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। तो पल्ली बस्तियों में भी आप लिख सकते हैं, समझ लेते हैं यदि आप, तो इसको अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं बोर्ड की कॉपी में। 2 नंबर एग्जामिनर तो देगा ही देगा, याद रखिएगा। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ बताइए। जो जियोग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं इनके लिए सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन ले लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो 14 नंबर प्रश्न है, जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ ही बताइए। तो जो जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ है, पहला आपका इस प्रकार से लाभ है, पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति तथा दूसरी है कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। ये जल संभर विकास कार्यक्रम के 2 लाभ कुछ मुख्य इस प्रकार से हैं। 15 नंबर आपका प्रश्न है, देखिए, खनिज ईंधन से आपका क्या अभिप्राय है। यानी जो खनिज ईंधन है इससे आपका अभिप्राय क्या है, इसका आपको डिटेल में बिल्कुल उत्तर देना है प्रश्न का। तो देखिए प्रश्न का उत्तर हमने भी लाया हो इस वीडियो में। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा कि आपको प्रश्न तो बता देगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर नहीं देगा। तो आपके लिए ही, आपकी डिमांड पर ही हमने आपका प्यार से हमने लेकर आया हूँ। आपका काफ़ी स्टूडेंट का था कि सर प्लीज़ आप हमें लाइए, इस पर सोल्यूशन दीजिए। तो हम सोल्यूशन आपका सभी का कमेंट हम पढ़ते हैं और रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो याद रखिएगा आपकी डिमांड पर ही हमने ये प्रश्न को बनाया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। उसके बाद देखिए, आध्यात्मिक खनिज जिनकी उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है।
पदार्थों से होती है खनिज ईंधन कहलाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। खनिज ईंधन है इसका अभिप्राय कुछ इस प्रकार से है, जैसे में यानी इसके एग्जाम्पल के जो खनिज ईंधन है इसके एग्जाम्पल से, जैसे जीवाश्म ईंधन, ये खनिज ईंधन के तात्पर्य में आते हैं। तो 15 नंबर भी हमारा प्रश्न कंफर्म हो गया। 16 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या 16 नंबर प्रश्न, रेटजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है। जो रेटजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल के आधारभूत पुस्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है ये बताना है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से हमने प्रेजेंट किया है। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में भी लिखनी है। यदि आ गया प्रश्न तो राइटिंग में आप देख सकते हैं किस प्रकार से, बस आपको जो हमने ये लगाया हुआ हूँ आपको प्रश्नोत्तर डालना होगा कि प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, ये आपको लिखना होगा। लेकिन सेम स्ट्रैटेजी जिस प्रकार से हमने लिखी इसी प्रकार से आपको कॉपी में भी प्रेजेंट करना है। तो देखिए, चार्ल्स डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित होकर फ्रेडरिक रेटजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य और वातावरण के संबंधी की व्याख्या प्रस्तुत कर भूगोल विषय को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया था। जो रेटजल के आधार पर, जो हमने बताया था कि रेटजल के अनुसार भी मानव विकास, मानव भूगोल का परिभाषा पूछा जाता है, या इनकी पुस्तक जो एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है। क्यों माना जाता है इस वीडियो में आपका, इस प्रश्न में आपका बताया हुआ है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से 16 नंबर भी प्रश्न हमारा कंफर्म हो गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है 17 नंबर प्रश्न है, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। यानी जो ट्रक कृषि है इससे आप क्या समझते हैं, बिल्कुल इसका सटीक उत्तर दीजिए। तो देखिए, जो ट्रक कृषि है किस प्रकार से है, इस कृषि का सर्वप्रथम शुभारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या है, ऐसी कृषि फसलें उत्पन्न की जाती है जो इनमें सब्जी, फल और फूल मुख्य है। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। अब देखिए, इसका सटीक में समझने की आप कोशिश कीजिए कि इस कृषि का जो सर्वप्रथम शुभारंभ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अंतर्गत ऐसी कृषि फसलें उत्पन्न हो जाती हैं जो क्या है, सब्जी, फल और फूल मुख्य है। क्या है, सब्जी, फल और फूल ये मुख्य है ट्रक कृषि के अंतर्गत। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की जो दूरी रात भर में एक ट्रक तय करता है, उसी के आधार पर इसका जो नाम रखा गया, क्या रखा है, ट्रक कृषि रखा गया। तो ट्रक कृषि का तात्पर्य आप देख सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। यदि आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया था तो आपको सेम इसी प्रकार से इसका आंसर देना होता है। 18 नंबर प्रश्न है, वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि करने वाले 2 देशों के नाम बताइए। जो वृहद वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसके आपको 2 देशों का नाम बताना है। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये याद रखिएगा VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। उसके बाद में हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 2 चतुर्थ सेवाओं के नाम लिखिए। यानी जो 2 चतुर्थ सेवाएं हैं इसके आपको नाम लिखना है। किस प्रकार से नाम लिखना है, देखिए, चतुर्थ सेवाओं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं। जो चतुर्थ सेवाएं हैं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्या है, क्रियाकलाप हैं, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से। क्या है, शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से 2 चतुर्थ सेवाओं का नाम है। देख सकते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर दिया है। बुक में भी आपको NCERT का जो आपका बुक है, क्या है, जो आपका NCERT का जो आपका बुक है, ये सभी प्रश्न आपको स्टूडेंट मिल जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाकर सभी प्रश्न को मिला सकते हैं। उसके बाद में हमारा 20 नंबर प्रश्न है, भारत की बच्चों में घटते लिंगानुपात के आपको 2 कारण बताइए। यानी जो भारत में प्रेजेंट टाइम में घटते जो लिंगानुपात है इसके 2 कारण बताना है जो कि बच्चों के अंदर है। देखिए,
जन्म के समय कम लड़कियों की पैदा होना तथा पुत्र की लालसा में भ्रूण हत्या भारत के बच्चों के घटते लिंगानुपात के दो मुख्य कारण हैं या दो मुख्य महाकारण। तो मैं बता दूं, जो जन्म के कारण जो लड़कियां हैं इनको पैदा ना होना यानी लड़कियों को पैदा ना करना, यदि पैदा भी हो जाती हैं तो काफ़ी जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो दहेज के कारण क्या होते हैं, लड़कियों की हत्या कर देते हैं। तो भ्रूण हत्या भी इसको हम कहते हैं, पुत्र की लालसा में भ्रूण हत्या करना यानी इस लड़कियों की भी हत्या करना। तो भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के ये कुछ दो मुख्य कारण आप देख सकते हैं, ये 20 नंबर प्रश्न में बताया गया है। तो बिल्कुल डिटेल में प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता क्या है? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो माना किसे जाता है ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता जर्मन क्या है? जर्मन भूगोलवेत्ता या फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। क्या है? जो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। तो कंफर्म हो गए। चलिए देखते हैं इनके अनुसार जो है बोर्ड एग्जाम में मानव भूगोल का परिभाषा भी पूछा जाता है कि मानव भूगोल का परिभाषा रेटजल के शब्दों में दीजिए। तो रेटजल के अनुसार आपको लगाना होगा, तो मानव भूगोल का परिभाषा आपको देना होगा। 22 नंबर प्रश्न है, दो धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। यानी जो दो धात्विक खनिज है इसको आपको नाम लिखना है। पहला आपका हो जाएगा तांबा तथा दूसरा आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ये दो धात्विक खनिजों का आपका नाम है जो कि तांबा और मैग्नीज है धात्विक खनिज के रूप में। कंफर्म हो गए। देखिए 2 नंबर के ये सभी प्रश्न है और वीवीआई क्वेश्चन। तो आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप यहाँ तक अभी वीडियो देख रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी पेन में, इसको तैयार कर लीजिए। 23 नंबर आपका प्रश्न है, बस्ती को परिभाषित कीजिए। यानी जो बस्ती है इसको आपको परिभाषित करना है, परिभाषित या परिभाषा आपको देना है। तो देखिए किस प्रकार से है, मकानों के समूह को बस्तियां या ब्रैकेट में आपका है अधिवास कहा जाता है। मानव बस्ती का अर्थ है कि मकानों का समूह इसके मनुष्य के अनुसार क्या है, इसके अंतर्गत मनुष्य के निवास गृह, मानव मकान, आश्रय भवन आदि सभी प्रकार के आश्रय स्थल सम्मिलित हैं। तो बस्ती को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि बस्ती किसे कहते हैं। गुच्छित बस्ती हमने बता दिया, पल्ली बस्तियां बता दिया। तो बस्ती का परिभाषा सिंपल सा फंडा है कि मकानों के जो समूह है, समूह को बस्तियां ब्रैकेट में आपका आदिवास कहा जाता है। मानव बस्ती का अर्थ है कि मकानों क्या है, मकानों का समूह, इसके अंतर्गत क्या क्या आती है, मनुष्य के निवास गृह, मकान, आश्रय भवन। तो ये सभी एक ही है, यानी मकान या घर ही है आदि सभी प्रकार के आश्रय स्थल सम्मिलित है जो कि बस्ती के रूप में किया जाते हैं। इसके बाद में हमारा 24 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सभी प्रश्न को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, इसका उत्तर आपको बताएंगे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातियों के विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है? जो भरमौर जनजातियां हैं क्षेत्र में समन्वित जनजातियों विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय विकास कार्यक्रम से सबसे अधिक विकास विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, परिवहन एवं संचार तथा विद्युत क्षेत्र में हुआ है, जो कि भरमौर जनजातियों का कुछ इस प्रकार से। इसका और भी है, इसका जो प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। देखिए उदाहरण है, इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से है। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप क्या है, इस कार्यक्रम के फलस्वरूप यहाँ साक्षरता दर में सुधार हुआ तथा लिंग अनुपात में सुधार तथा बाल विवाह की दर में कमी दर्ज की गई, जो कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के लाभ में ये कुछ इस प्रकार से हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न का उत्तर। तो ये कंफर्म हो गए, याद रखिएगा। 24 नंबर भी प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया। उसके बाद में 25 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। फुटकर व्यापार को स्पष्ट कीजिए। यानी फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, फुटकर व्यापार सेवाओं के अंतर्गत क्या है, सेवाओं के अंतर्गत उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय किया जाता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के निर्यात प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। इसके अंतर्गत ट्रक द्वारा, देखिए ट्रक द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें तथा इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण है। क्या है, फुटकर व्यापार को स्पष्ट करने के रूप में देख सकते हैं किस प्रकार से है कि जो फुटकर व्यापार सेवाओं के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से फुटकर व्यापार किया जाता है। तो ये कुछ हमारे 25 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ 25 से इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अभी तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। स्टूडेंट, अब आपके स्क्रीन पर
आ चुका क्या है हमारा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि जियोग्राफी में खासकर 4 नंबर का ये पूछा जाता है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, और 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के आने के लायक। तो देखिए क्या है, पहला नंबर आपका प्रश्न है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? या प्रदूषण और प्रदूषण का क्या अर्थ है? प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होता है कोई एक ही होता है, जो कि पूरे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन कवर कर लेता है, इसका एक ही राइट आंसर। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2016 और 22 में पूछा गया था, पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। क्या है? जो वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, इसकी आपको विवेचना करना है। यह आपका 19, 20, 22 में पूछा गया प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति, स्वभाव एवं विषय। क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति, स्वभाव एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन है, 2020 और 22 में पूछा गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई, जितने भी आपका वो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय या अति लघु उत्तरीय या आपका बहुविकल्पी, इन सभी को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और हमने एक पोल डाला हुआ है, यदि आपने वो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। पोल में हमने सभी बताया कि कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ के जाना है, ताकि जो आपकी तैयारी नंबर 1 हो पाए। तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो सभी जो हमने पोल में डाले हुए हैं उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा क्या है हमारा प्रश्न, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर। यानी क्या है, जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, इसमें आपको अंतर बताना है। जन्म दर मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए, या अंतर क्या है, दोनों में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, या दोनों का अलग अलग परिभाषा पूछिए। तो कहीं से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, जनसंख्या संगठन का तात्पर्य क्या है। जो जनसंख्या संगठन है, इससे आपका तात्पर्य क्या है, इसको भी आपको दे रहा है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, याद रखिएगा। 2022 में जनसंख्या संगठन से तात्पर्य क्या है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं, पांचवें प्रश्न में ये आपका पूछा जाएगा। 6 नंबर पर देखिए स्टूडेंट क्या है, देखिए मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम बताइए। हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर दिया है, जो कि 4 जो मानव विकास, जो आपका क्लास 12 जियोग्राफी का जो चैप्टर 4 है मानव विकास, उससे लिया गया ये प्रश्न है। और जो 4 घटक है मैं बता दूं, पहला आपका समता हो जाएगा, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा आपका उत्पादकता, चौथा सशक्तिकरण। तो ये आपका लघु उत्तरीय में, तो इसका आपको आंसर पूरा देना होता है कि समता किसे कहते हैं, सतत पोषणीयता किसे कहते हैं, पूरी आपको जानकारी देनी रहेगी। तो 6 नंबर प्रश्न है, 2017, 18, 19 और 22 में पूछा गया था। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है। 7वां प्रश्न देखिए स्टूडेंट क्या है, बड़े पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रतिष्ठकों के विकास का ही प्रतिफल है। कैसे है ये बताना है आपको। क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद में ही राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर के लिए दिया जाता है, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए ही दिया जाता है, ना कि कोई अलग कार्य करने के लिए। तो पहले 15 मिनट आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद में ही राइट आंसर दीजिए, क्योंकि यहीं पर गलती काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं। जो ब्रिलियंट होते हैं वो पहले समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, मॉडल पेपर को समझते हैं, तब राइट आंसर वो देते हैं। तो ये आपका जो 7 नंबर प्रश्न है, ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न दिया हुआ है, चीन में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थित क्या है, अवस्थित एवं वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 8वां प्रश्न है, इसमें बहुत ही खास पूछा गया है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त और चीन में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थित में वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपका 2020 और 22 में पूछा गया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर एक ही होगा, याद रखिएगा। ये सारा जो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों चैप्टर से, यानी खंड का और खंड खा से दोनों से लिया गया है। तो याद रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता क्या है, जो परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता का विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न, मैं जितने भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सननगर को परिभाषित कीजिए या गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं। आकार में यानी जो बस्तियां हैं आकार में किस प्रकार से होती है, तो ये आपका क्वेश्चन आपका अथवा के तौर पर पूछा जा सकता है। 10 नंबर प्रश्न, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। क्या है, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है या अप्रवासी के कारणों की विवेचना आपको करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा जाएगा। ये 2022 में पूछा गया था, याद रखिएगा। तो मेरे जैसे कि आपको जो 90 टॉपिक है उसमें भी काफ़ी बार हमने जिक्र किया है कि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बस आपको चैप्टर का नाम पता चलना चाहिए कि किस स्थान पर है। जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ऑटोमेटिक आपको माइंड में क्वेश्चंस का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा यदि आपने पढ़ा होगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। जो मानव विकास है इसको आपको परिभाषित करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्नों का डिमांड रहता है। लाइक ये आपका 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था, जो आपका लघु उत्तरीय होता है। ये 6 क्वेश्चन और 2-2 नंबर का आपका अति लघु उत्तरीय और 2 क्वेश्चन आपका लघु दीर्घ उत्तरीय और 8 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 10 नंबर होता है आपका मानचित्र संबंधित कार्य होता है। यदि आपने मानचित्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो भी आप देख लीजिए और 10 नंबर लूट लीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। क्या है, जो जल संरक्षण है इसके आपको उपायों का वर्णन करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। लघु उत्तरीय के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपसे रिक्वेस्ट है इनको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि बाद में काफ़ी स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं कि सर नहीं आया या आपने जो बताया था वो नहीं आया, तो भैया जब 90 जो हमारा 90 टॉपिक है उनमें से यदि आप तैयार करके जाएंगे तो काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आपका अथवा लगाकर पूछते आता है, तो अथवा वाले में प्रश्न एक का एक ही होगा। बस आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ऑटोमेटिक आंसर आने लगेगा। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का वर्णन कीजिए। क्या है, जो पेट्रोलियम संसाधनों इसको आपको वर्णन करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2018, 19 और 22 में पूछा गया था। तो 15 नंबर भी प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। पर ये रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न। देखिए क्या है, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। जो मानव भूगोल इसकी जो विभिन्न शाखाएं हैं आपको वर्णन करना है। मैं बता दूं ये आपका चैप्टर 1 से लिया गया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में यदि आप पिछले ईयर का मॉडल पेपर भी चेक करेंगे तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसका आंसर देखिए किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में मैं आपको लिखने का तरीका भी बताता हूँ, ताकि आपको एग्जामिनर 6 नंबर एग्जामिनर दे सके। तो देखिए आपको हेडिंग डालना है, इसी प्रकार से आंसर पूछा जाएगा। अब आपको वहाँ पर वो लिखना नहीं है, प्रश्न नहीं लिखना है, आपको सिर्फ आंसर देना है। तो देखिए क्या है, मानव भूगोल मानव के पर्यावरण से संबंधों तथा क्रियाशील मानव के अनुकूल की कहानी है। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित है। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं के वर्णन में इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद में क्या है, जो विभिन्न शाखाएं के बारे में पूछा जा रहा है, तो पहला जो शाखा है क्या है, आर्थिक भूगोल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शाखा पहला आपकी स्क्रीन पर शाखा है। आपको इसमें थोड़ा लिखना होगा, यानी थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, तभी आपको एग्जामिनर जो है 6 नंबर है। इसका जो शब्द सीमा होता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट 250 वर्ड यानी 250 शब्दों में देना होता है। और ये सबसे लास्ट में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वही है। तो 6 नंबर का ये सबसे ज़्यादा है और ये शायद 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। क्या है, जो आर्थिक भूगोल है मानव भूगोल की महत्वपूर्ण जो है शाखा है। मानव के आर्थिक विकास की कहानी प्रकृति के साथ संघर्ष की कहानी है। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, क्या है, मनुष्य जो है अपने जीवन यापन के लिए जो प्राथमिक तथा द्वितीयक व्यवसाय अपनाता है उन सभी का विवरण आर्थिक भूगोल है। अब देखिए आर्थिक भूगोल का परिभाषा भी पूछा जा सकता है सिंपल सा, कि आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आप इतना ही लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है आपको 2 या 3 नंबर देकर बढ़ जाएगा। यदि आपका यही प्रश्न अति लघु उत्तरीय में पूछा होता तो इसका आंसर बस आपको इतना ही लिखना होता, 2 नंबर एग्जामिनर देकर आगे बढ़ जाता। तो हमारा जो आर्थिक भूगोल है आप देख सकते हैं, इसका हमने उत्तर दे दिया है। उसके बाद में क्योंकि इसमें विभिन्न शाखा है तो बहुत सारे शाखा है, उसका भी हमने बताया है। दूसरा आपका आ जाएगा राजनीतिक, क्या है, राजनीतिक भूगोल। अब राजनीतिक भूगोल में क्या है, देखिए
राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक इकाइयाँ, प्रादेशिक क्षेत्रों, सीमाओं, राजधानियाँ, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से संबंधित बातों का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जो राजनीतिक भूगोल है ये राजनीतिक से यानी जो विभिन्न मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं ये आप अपने तरफ से, जैसे आपको पता है कि 10 शाखाएं हैं, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, और भी हम आगे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लिखना है। सेम इसी प्रकार से आपको समझ लेना है कि हाँ, राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक की बात होती है तो आप अपने शब्दों में भी राजनीतिक भूगोल के बारे में लिख सकते हैं। आर्थिक भूगोल के बारे में भी आप लिख सकते हैं। हेडिंग आपको सेम इसी प्रकार से डालना है और ये आपको रेड पेन का यूज नहीं करना है। आपको नीचे ब्लैक स्केच से आपको अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अच्छा लग रहा है। उसके बाद में चलिए अगले शाखाएं के बारे में हम पढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा शाखा क्या है, जनसंख्या भूगोल। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शाखा है जनसंख्या भूगोल। अब देखिए जनसंख्या भूगोल में भूतल के जनसांख्यिकीय पक्ष, जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, लिंग अनुपात, साक्षरता तथा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दिया जाता है। आवासीय भूगोल भी जनसंख्या भूगोल की प्रमुख शाखा है। जो जनसंख्या भूगोल है जनसंख्या से रिलेटेड आती है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी आपको लिखना है। उसी के बाद में हमारा चौथा जो हमारा शाखा आ जाता है मानव भूगोल का, सांस्कृतिक भूगोल। क्या है, सांस्कृतिक भूगोल। अब यही प्रश्न आपका यदि अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन करना, तो आपको बस इनमें लिखना नहीं पड़ता। आपको आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ग्रामीण और नगरीय भूगोल, सामाजिक भूगोल, मानचित्र भूगोल, इसके बारे में बस यदि आप लिख देते तब भी एग्जामिनर आपको 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाता। तो जो हमारा चौथा है सांस्कृतिक भूगोल। अब सांस्कृतिक भूगोल किसे कहते हैं, देखिए जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक, क्या है, जिस विज्ञान में किसी क्षेत्र के सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं का अध्ययन किया जाता है उसे सांस्कृतिक भूगोल क्या है कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए सांस्कृतिक भूगोल में जिस विज्ञान के बारे में बात हुई है, सांस्कृतिक प्रतिरूपों, रीति रिवाज के बारे में, धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं के बारे में, जो संस्कृत के बारे में यानी जो हमारी इंडियन कल्चर के बारे में ये बताई जा रही है। पांचवा हमारा ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल। अब इसमें देखिए ग्रामीण तथा नगरीय भूगोल में भी वहाँ की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, उत्पत्ति तथा विकास, आकारिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे क्या है ग्रामीण और नगरीय भूगोल में किया जाता है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालकर बिल्कुल पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो इसी प्रकार से यदि आप डालेंगे तो एग्जामिनर जो है आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है, हेडिंग डालकर बिल्कुल साफ तथा सुंदर, कोई भी गलती नहीं करेंगे तो 6 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सेम आप दूसरे सब्जेक्ट में भी यही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, आप सुधार करेंगे, उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बोर नहीं होगा और आपको लिखने में भी मजा आएगा। 6 नंबर जो हमारा वो है जो विभिन्न शाखाएं है कि सामाजिक भूगोल। अब देखिए सामाजिक भूगोल क्या है, सामाजिक भूगोल में मनुष्य के सामाजिक जीवन का विवरण दिया जाता है। सामाजिक प्रवृत्तियों के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का क्या है अध्ययन करना सामाजिक भूगोल का मुख्य विषय है। अब देखिए सामाजिक भूगोल जो है ये मनुष्य के सामाजिक जीवन विवरण, गांव समाज में क्या प्रवृत्तियां हैं, मानव जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का जो है अध्ययन करती है, उसी को हम सामाजिक भूगोल कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो हमारा विवरण है, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, विगस्ट है, 250 शब्दों में इसका आंसर देना है, तो ये थोड़ा बड़ा ही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप अपने शब्दों में भी इसका प्रेजेंट कर सकते हैं। किताबी भाषा है लेकिन इसको हमने काट पीट कर थोड़ा थोड़ा किया है, तो जिस प्रकार से आप भी दे जाए इसका आंसर भी आपको याद हो जाए। 7वां आपका क्या है, मानचित्र भूगोल। अब मानचित्र भूगोल किसे कहते हैं, देखिए मानचित्र भूगोल के अध्ययन के आवश्यक तथा महत्वपूर्ण उपकरण है। मानचित्र भूगोल में उनकी रचना, प्रकार, मापक, प्रक्षेप, उच्चावच, प्रदर्शन तथा भूमापन आदि का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानचित्र भूगोल के अंतर्गत आता है। 7वां भी हमारा क्लियर हो गया। 8वां है परिस्थितिकी भूगोल। क्या है, परिस्थितिकी भूगोल। अब इसे किसे कहते हैं, देखिए मनुष्य जिस प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। क्या है, उसकी परिस्थिति कहलाती है, या उसकी एक प्रकार से वो रख लीजिए क्या है, एक प्रकार से उसकी
जरूरत रख लीजिए जो पारिस्थितिक भूगोल में कि मनुष्य जिस प्रकार एक सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है या उसकी परिस्थिति में कहलाता है, इसी को हम परिस्थिति, मनुष्य जिस प्रकार से प्रकृति में समाज में रहता है उसी को हम सांस्कृतिक पर्यावरण में रहता है या उसकी परिस्थिति में रहता है तो उसको हम पारिस्थितिकी भूगोल कहलाता है। तो हमारा 8वां भी होगा। 9th नंबर जो हमारा ऐतिहासिक भूगोल। अब देखिए ऐतिहासिक भूगोल किसे कहते हैं, इसको भी आपको समझना है। देखिए ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम राष्ट्र के इतिहास पर उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का प्रभाव, स्थित उच्चावच सुविधाओं और बाधाओं का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक भूगोल कहलाते हैं। 10वां है हमारा जो भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, क्योंकि ये हमारा आखिरी है जो जनसंख्या जो हमारा पूछा गया था कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं, तो ये हमारा आखिरी शाखा है प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं। प्रादेशिक भूगोल में प्रादेशीकरण, उसके आकार तथा प्रदेशों के भौगोलिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। तो ये कुछ 10 हमारे जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं थी। मैं बता दूं कौन कौन सी शाखा थी। पहली थी आपकी आर्थिक भूगोल, दूसरा राजनीतिक भूगोल, तीसरा जनसंख्या भूगोल, चौथा हमारा सांस्कृतिक भूगोल, 5वां ग्रामीण एवं नगरीय भूगोल, 6 सामाजिक भूगोल और 7वां मानचित्र भूगोल और 8वां पारिस्थितिकी भूगोल और 9वां ऐतिहासिक भूगोल और 10 नंबर जो हमारा है प्रादेशिक भूगोल। तो ये 10 मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं जो कि आपको वर्णन करना था। 6 नंबर का ये प्रश्न है जियोग्राफी में यानी भूगोल में। तो ये हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमने सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर लेकर आए हैं। काफ़ी स्टूडेंट डिमांड किया था कि सर आप इस पर वीडियो बनाइए, तो हमने आज का ये वीडियो आप ही के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण उपायों का वर्णन करनी। अब देखिए प्रश्न इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा, इसी में सेम आपका है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से 3 टॉपिक पूछा गया है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, यहाँ पर आपको कारण बताना है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं बताना है और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के उपाय बताना है। तो 3 टॉपिक है, तीनों को हमने कवर किया है। इसका आंसर देखिए, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। क्या है, इसी प्रकार से आपको हेडिंग डालकर लिखना है। हमने इस वीडियो में जो है आपके साथ में आंसर ही नहीं, प्रश्न का आंसर ही नहीं बताया, साथ में लिखने का तरीका भी बताया है ताकि आपको लिखने में इसी प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है आपको 6 नंबर देने से नहीं रोक सकता, यानी 6 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से लिखना है पॉइंट वाइज, एग्जामिनर इसी को समझता है और इसी को ज़्यादा प्रेफर करता है वो। तो देखिए भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के प्रमुख जो कारण है निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब देखिए पहला कारण जो है इसी प्रकार से डालना है, मृत्यु दर के क्रमश घटते तथा, देखिए मृत्यु दर के क्रमश घटते तथा जन्म दर ऊंची रहने के कारण अंतर बढ़ने से जन वृद्धि क्या है, जन वृद्धि की दर बढ़ती है। भारत एक गर्म देश है जहां लड़के लड़कियां जल्द ही वयस्क होकर क्या है, वयस्क होकर संतान उत्पत्ति का योग्य हो पाते हैं और औसत भारतीय स्त्री अपने प्रजनन काल 15 से 45 वर्ष की आयु में 6 से 7 बच्चों की मां बनती है। अब देखिए इसमें बताया क्या गया कि मृत्यु दर से क्रमश जो है घटते तथा जन्म दर ऊंची, यानी जो मृत्यु दर है वो कम हो रही है और जो जन्म है प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके अंतर्गत जन वृद्धि की दर जो है बढ़ गई है। भारत में एक गर्म देश है जहाँ पर लड़के लड़कियां जो है वो शादी जल्दी कर लेते हैं और संतान यानी बच्चों को जन्म देती हैं और औसत भारतीय स्त्री अपनी प्रजनन काल यानी 15 से 45 वर्ष की आयु में 6 से 7 बच्चों की क्या है, माँ बन जाती है। तो पहला हमारा ये था। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण है, दूसरा हमारा कारण है भारत में जन्म दर पर, देखिए भारत में जन्म दर पर नियंत्रण उस अनुपात में संभव नहीं हुआ है जिस अनुपात में मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ है, यानी जो मृत्यु दर है वो कम है और जन्म दर दिन पर दिन बढ़ती गई है। तो देखिए 1911 ईस्वी में जन्म दर देखिए कितनी थी, इसमें बताया गया 1911 ईस्वी में जन्म दर 49.2% क्या था, 49.2% हजार थी, जो 2011 ईस्वी में घटकर 20.97 यानी 97 प्रति हजार रह गई। किंतु दूसरी ओर मृत्यु दर 1911 ईस्वी में 47.2 प्रति हजार थी, जो घटकर 1971 ईस्वी तथा 1981 ईस्वी में क्रमश 16.2 तथा
5 रह गई। अब देखिए प्रति हजार की बात हो रही, तो जो जन्म दर था नियंत्रण था ये कुछ इस प्रकार से था, जो इसमें जो मृत्यु दर है वो कम है, जन्म दर बढ़ती जा रही है जो भारत की जनसंख्या में है। तो ये इसी प्रकार से फॉर्मूला के थ्रू में, यानी इसे मैंने पूरा आपका संक्षेप में बताया गया है जो कारण है। उसका बाद में कारण और भी है, देखिए कारण क्या है। देखिए तीसरा कारण है, देश में देखिए देश में 25.96% लोग अशिक्षित हैं, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है, लोग अंधविश्वासी हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति जागरूक नहीं है। अब देखिए तीन हमारे प्रमुख कारण है जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ये 3 कारण आप लिख देंगे तो जनसंख्या का जो कारण है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तो और भी सारे थे, यानी 4-5 थे, तो उनको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इन तीनों को लिख देंगे, एग्जामिनर सर्टिफाइज हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला आ जाता है, जो अगला हमारा प्रश्न था मैं आपको दिखा दूं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। तो कारण तो हमने बता दिया, अब हमारा बात हो रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं। जो समस्याएं उत्पन्न है वो क्या क्या थी, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, देखिए तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है? तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में निम्न प्रकार से बाधक हो रही है। जो आर्थिक विकास है वो निम्न प्रकार से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वो क्या है, बाधक हो रही है। पहला इसमें कारण है, पॉइंट वाइज हमेशा लिखना है। देखिए हमने इसमें किस प्रकार से लिखा है, सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। अब आप देखिए हमने हेडिंग किस प्रकार से डाला, देखिए जिसमें हमारा पहला हेडिंग है जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय, यानी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय हमने किस प्रकार से लिखा, ब्लैक पेन से। नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया किससे, ब्लैक से। सेम इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है और आंसर जो है इसी प्रकार से देना है, बस आपको ज़्यादा काट पीट नहीं करना है, राइटिंग में लिखना है। तो जो हमारा जनसंख्या वृद्धि के जो उत्पन्न समस्या है, पहला पॉइंट है जनसंख्या और प्रति आय, व्यक्ति प्रति आय। अब देखिए इसमें तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, क्या है, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, आय पर प्रतिकूल क्या है, प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि योजना काल में अनेक प्रयासों के पश्चात भी भारत में प्रति व्यक्ति क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। जो वास्तविक आय है यानी उसका जो प्रति व्यक्ति है उसका 20,000 की तनख्वाह है पर महीने, तो उसमें वृद्धि नहीं हो क्योंकि जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के बारे में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय, तो ये पहला हमारा कारण हो गया। दूसरा जो कारण है बेरोजगारी की समस्या। क्या है, बेरोजगारी की समस्या। जो भारत में बढ़ती बेरोजगारी है इसकी भी समस्या बताई गई है। देखिए यद्यपि जनसंख्या वृद्धि कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि करती है परंतु रोजगार के साधन उस गति से बढ़ नहीं पाते जिसके फलस्वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या जो पहले से ही होती है, क्या है, जो बेरोजगारी की समस्या जो पहले से होती है, बेरोजगारी की समस्या हो, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो इनमें क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो बेरोजगारी भी हो रही है और काम मिलना मुश्किल है, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी ही ऑब्वियसली। उसके बाद में जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इस वृद्धि के कारण में जो समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, तीसरा है खाद्यान्न की समस्या। क्या है, खाद्यान्न की समस्या। अब देखिए इसमें क्या है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें सन 2000 में पूर्व, देखिए सन 2000 से पूर्व जनता को उदर पूर्ति के लिए लाखों टन खाद्यान्न विदेशों से, यानी जो खाने पीने की व्यवस्था जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया या कोई भी सामग्री हो गई जो विदेशी से मंगाया जाता है, विदेशी चीज़ों, तो उसे क्या है, खाद्यान्न, देखिए टन खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता है। वर्तमान में खाद्यान्न की समस्या क्या है, ये विदेशी है, याद रखिएगा, विदेशों आयात करना पड़ता है। वर्तमान में खाद्यान्न की समस्या तो नहीं है, लेकिन आने वाले में जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो खाद्यान्न की भी समस्या होती जाएगी, जैसे कि जब पानी वानी बरसने लगता है तब भी खाद्यान्न की समस्या, यानी खाद्यान्न का कहने का तात्पर्य है गेहूँ, चावल, इसको इम्पोर्ट कराना पड़ता है दूसरे देशों से, तो खाद्यान्न की समस्या तीसरा ये हो गया। चौथा हमारा है पूंजी निर्माण की समस्या। क्या है, पूंजी निर्माण की समस्या, जो कि वृद्धि के कारण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए इसका क्या तात्पर्य है, आर्थिक विकास में तीव्रता के कारण आय में वृद्धि होती है। क्या है, जो आर्थिक विकास है तीव्रता के कारण आय में वृद्धि होती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण पर ही व्यय कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं हो पाती है। विनियोग, क्या है, विनियोग
की दर भी घट जाती है। ये पूंजीवादी जो पूंजी निर्माण का समस्या है इसमें ये घट जाती है, विनियोग की दर भी घट जाती है और वृद्धि नहीं हो पाती है। तो चौथा हमारा ये हो गया। उसके बाद में जो हमारा पांचवा है, देखिए कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधक। क्या है? कृषि एवं उद्योगों के विकास में आपको बाधक बताना है। तो इसके बारे में यदि आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, 5 कंप्लीट कर दीजिए। आप इसको समझ कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए कृषि एवं उद्योगों के विकास में जो बाधक होती है, मैं बता दूं बाधक क्या क्या होती है। यानी कृषि एवं जो भूमि है वो दिन पर दिन बनती जा रही है और जो छोटी छोटी यानी भूमि हो रही है उस पर बसाव हो रहा है, मानव बस्ती बस रही है। तो जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है और उस पर जो है क्या है, जो उस पर जो नई नई तकनीकी आती हैं जुताई करने के लिए, खेत बुआई करने के लिए या कोई भी यंत्र आता है तो उस ज़मीन में नहीं वो चल पाता है। तो ये कृषि एवं उद्योगों के विकास में बाधक है। तो ये पांचवा आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे। अब देखिए हमारा जो अगला आ जाता है प्रश्न में दिखा दूं, प्रश्न दिखा दीजिए कि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं भी हमने बता दी। अब हमारा जो लास्ट में आता है, देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन करनी है। तो अभी इसका हम उपाय करेंगे। देखिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय क्या है, इस प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए सभी देशवासियों को सरकार द्वारा उठाए कदमों के द्वारा या जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर ही चलना चाहिए और देखिए द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। जनसंख्या हेतु बनाए गए नियमों व कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो सरकार है, इंडियन सरकार या कोई भी सरकार, वो जो है जनसंख्या की वृद्धि हेतु कोई कानून ला रहा है तो उसको आपको पालन करना पड़ेगा या पालन करना चाहिए, तभी जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट को हमने ऐड किया है जो कि आपको भी लिखना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहला आपका है लड़के लड़कियों की, देखिए लड़के एवं लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है बढ़ानी चाहिए। देर से ही विवाह के कारण लड़कियों में संतान उत्पत्ति देर होगी, यानी जो बच्चे हैं वो देर में होंगे। यदि जब ये क्या होगा, जब मतलब जो लड़कियों या लड़की की शादी है वो देर में होगी तो जो बच्चे हैं वो भी देर में होंगे और जो जनसंख्या है वो कम होती जाएगी। दूसरा हमारा है क्या है, उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिक विकास से परोक्षत, क्या है, परोक्षत जनसंख्या का नियंत्रण होता है। ये भी आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है जो देशवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। संक्रमण रोगों का निवारण होना चाहिए, तभी जनसंख्या जो नियंत्रण है इसमें भी कमी होगी। चौथा हमारा है शिक्षा के प्रसार से जीवन, क्या है, शिक्षा के प्रसार से जीवन के प्रति दृष्टिकोण में सुधार होता है, इसको भी आपको करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, चौथा पॉइंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं और भी इसमें जो पॉइंट है इसको भी आप यदि ऐड करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं दिखा दूं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको शिक्षा के प्रसार में। और पांचवा यदि आप लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं कि राष्ट्र के हित में संताति सुधार के कार्यक्रम अपनाना चाहिए, जिसके जो भावी पीढ़ी यानी रोगग्रस्त लोग हैं वो अवंचित रोगी व्यक्तियों पर विवाह के प्रतिबंध होना चाहिए। जो अवंचित यानी जो रोगी व्यक्ति हैं इन पर विवाह नहीं करना चाहिए या इन पर रोक लगाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो ये कुछ हमारा पॉइंट था जो कि बोर्ड एग्जाम के द्वारा था। और जो हमारा दूसरा प्रश्न था, क्या है, प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, जो जियोग्राफी में 6 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि उसमें 30 नंबर जो आपका पूर्णांक निकल जाता है, जो 30 नंबर प्रैक्टिकली हो जाता है, 70 नंबर का ही पूर्णांक होता है। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न बनाया गया है। तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था, 250 वर्ड में इसका वो था आंसर देना था। तो एग्जामिनर को लगना चाहिए आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये इतने नंबर का प्रश्न है, इतना स्टूडेंट ने लिखा है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं बताइए और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बताइए। तो हमने सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, आप देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न क्या है कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और 250 वर्ड में इसका आपको आंसर देना होता है।
तो स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न स्टूडेंट किया है, देखिए बहुत ही खास वीडियो है आज का। देखिए कि विकासशील देशों में मानव बस्तियों का समस्याओं का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था। तो इस प्रश्नों को आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर दीजिए, उसके बाद में आप तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। और 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 12 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर बनाइए जो कि जियोग्राफी पर हो, तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। इस देखिए जो भू निम्नीकरण है इससे आप क्या समझते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है भैया तो पूछा तो जाएगा बड़ा। और इसको कम करने के उपाय बताइए। जो इसको कम करने, जो भू निम्नीकरण है इसको कम करने की कौन कौन सी उपाय हैं या किससे कम हो जाता है, इसका आपको उपाय सुझाना है। 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अभी कॉपी में। और यदि आपने अभी हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, तो भैया जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं, तो जाइए देखिए। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, मानव भूगोल की विभिन्न, जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। इससे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो हमने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उसमें भी हमने प्रश्न बताया है, प्रश्न सहित उत्तर भी दिया है, जो कि किसका, अति लघु उत्तरीय का था। और काफ़ी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते रहते हैं, तो वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं इसको आपको वर्णन करना है। कौन कौन सी शाखाएं हैं, जैसे चिकित्सा भूगोल, मानचित्र भूगोल, उसके बाद जनसंख्या भूगोल, बिड़प्पन भूगोल, उसके बाद में क्या है, सारे जो भूगोल हैं कुल मिला के 10 भूगोल हैं, आपको उन्हीं के जो शाखाएं वर्णन करना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा है। यदि आपका यही प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाता है तो जितने भी आपका जो शाखा है उसका थोड़ा थोड़ा आपको लिखना रहता, नहीं तो आप शाखा का नाम ही लिख देते, और नहीं लिखेंगे शाखा का नाम, यदि आप उसमें लघु उत्तरीय में लिख देते तो कोई बात नहीं, आपको एग्जामिनर तब भी 4 नंबर देता। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है स्टूडेंट, कि विश्व में लौह इस्पात, जो विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख देशों का नाम लिखिए। जो इस उद्योग का जो प्रमुख देश हैं, विश्व जो यानी विश्व की बात हो रही है, तो जो आपका एनसीईआरटी 2018, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया था। अभी इन सभी प्रश्नों को आप लिख लीजिए, लिख लेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं यही आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाते हैं बोर्ड एग्जाम में, खासकर जियोग्राफी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लीजिए। और इससे बाहर जो आपका कोई प्रश्न, इससे बाहर कोई भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। आप यदि जो मैं इस वीडियो में प्रश्न बताने वाला हूँ दीर्घ उत्तरीय, यदि आप इनमें से तैयार कर लेते हैं तो आपका बड़े आराम से 2 फंस जाएगा। पांचवा देखिए क्या है, प्रवास में ग्रामीण से नगरीय, जो प्रवास में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारणों का उल्लेख कीजिए। या प्रवास से आप क्या समझते हैं, प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाएगा अथवा लगकर। इसका आंसर एक ही होगा, चाहे जितना प्रश्न पूछ लिया जाए अथवा लगकर, लेकिन जो इसका प्रश्न का आंसर होगा केवल एक ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो एनसीईआरटी 2016, 17, 18, 20 और 22 में पूछा गया ये 5वां प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए देते हैं अगला। देखिए कि यहाँ प्रश्न जो हमारा इंपॉर्टेंट, देखिए 6 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। जो इंदिरा गांधी नहर कमान है क्षेत्र में जो सतत पोषणीय विकास है, इसको बढ़ावा देने के लिए जो उपाय है आपको सुझाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफ़ी रिसर्च से ये सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में ये आया था, तो ये आपको याद तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो आपका पहला चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये भी आपका पूछा आता है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो आने वाला जो आपका प्रश्न था उसमें हमने बता दिया है जो मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएँ हैं।
तो जो 8वां प्रश्न है कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 16, 18, 20 और 22 में प्रश्न पूछा गया था 8वां प्रश्न, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 9th नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन क्या है। आयु असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों का व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। जो व्यावसायिक संरचना इसको आपको विवेचना करना है, बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। जो विश्व के विभिन्न जो भागों में जो आयु लिंग संतुलन है, जो इसके कारका है तथा व्यावसायिक जो संरचना है, दोनों एक ही है। इसकी विवेचना आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। पॉइंट वाइज दीजिए, जो भी आपको लगे कि हेडिंग के अनुसार देना चाहिए तो वो पॉइंट वाइज दीजिए। हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में खासकर जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखें ताकि आप 70 में 70 बिल्कुल ला सकें। तो वो वीडियो भी जल्द आएगा, बस आप कॉमेंट कीजिए। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है। जो मानव विकास सूचकांक है, जो इसकी गणना होती है, ये कैसे होती है, इसका सूत्र भी बताना है, कैसे होती है समझाइए। डिटेल में इसका आंसर देना है खासकर। तो देखिए 15, 16, 17, 18 और 20 ये आपको याद रखना है। ये इतने सन में पूछा गया था और हम आपको सन भी बता रहे हैं कि कितने कितने ईयर में पूछा गया था, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, संचार से आप क्या समझते हैं। कुछ प्रमुख संचार सेवाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो बेसिकली आप संचार से क्या समझते हैं, संचार किसे कहते हैं, ये आपको कुछ जो प्रमुख संचार सेवाएं हैं इसका आपको संक्षिप्त में बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। 19, 20, 22 में पूछा गया था। एनसीईआरटी का सारा प्रश्न है, जो आपका एनसीईआरटी जियोग्राफी का बुक है उसी से लिया गया सारा प्रश्न है और काफ़ी रिसर्च से ये सब जो सभी प्रश्न है हम लेकर आए हैं। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भैया, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर भी प्रश्न आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। प्रदूषण के प्रकार का एवं स्रोत बताइए। प्रकार भी बताइए या स्रोत, दोनों एक ही हैं। प्रकार अलग हो जाएगा, स्रोत अलग हो जाएगा, तो दोनों जो आपको जो भी आपको बेटर लगे वो आप, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, प्रदूषण किसे कहते हैं, इसका तो आंसर आपको देना ही है। उसके बाद में जो सेकंड आ जाता है कि प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत बताइए, तो इसका आंसर भी देना। 2020 और 22 में पूछा गया था प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है, जल संभर प्रबंधन क्या है। जो जल संभर प्रबंधन जो प्रबंधन है, ये बेसिकली किसे कहते हैं या क्या है। क्या आप सोचते हैं कि सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, ये आपको बताना है। प्रश्न छोटा जो है, प्रश्न कभी कभी छोटा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन काम जो होता है धमाका वाला बड़ा वाला करता है, और कभी कभी बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। बस आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि 15 मिनट जो दिए जाते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, आपको पेपर को पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं। तो आप पेपर को ढंग से पढ़िए, और यदि आपको जो प्रश्न का आंसर नहीं आता है, यदि आप ढंग से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उसको याद करने का हम ट्रिक आपको बता दें कि ट्रिक यही है बेटा कि आपको करना क्या है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है जितने भी आपको, जैसे थोड़ा याद कीजिए कॉपी में लिखिए, फिर थोड़ा याद कीजिए कॉपी में लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और आपको जल्दी याद होगा। राइटिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी, कॉपी में लिखने का तरीका भी मालूम होगा, और उससे आपका 2-3 फायदा होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो 13 नंबर प्रश्न भी हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, आधुनिक कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आधुनिक कृषि है, इसके प्रकार जो है आपको वर्णन करना है। 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो आधुनिक कृषि से रिलेटेड है। तो आधुनिक कृषि के अंतर्गत ये भी आ जाता है, या ट्रक कृषि किसे कहते हैं। तो ये सारा जो है आपका एक ही क्वेश्चन हो जाएगा, यानी या अथवा लगकर पूछ लिया जाता है, लेकिन जो इसका आंसर होगा एक ही पूछा जाएगा, एक ही आंसर दे देंगे। तो ट्रक कृषि, आधुनिक कृषि, या कृषि से क्या समझते हैं, कृषि किस प्रकार से है, तो सारा आपका यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था। हम आपको सन भी बताते हैं कि कितने कितने सन में पूछा गया था। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं के जो अवस्थाएं हैं आपको विवेचना करना है। जो जननांगीय संक्रमण है
तीन इनकी अवस्थाएं बताइए। जननांकिकीय जो संक्रमण है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर भी आपको देना होगा। तो ये भी आपको समझ लेना है किस प्रकार से सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का आपका पेपर में जो पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय, खासकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो आंसर होता है, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर देना होता है, एक प्रश्न का 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे मानचित्र से रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाते हैं, जो कि 5 नंबर आपका भारत का जो मैप होता है उसको भरने के लिए, और जो विश्व का 5 नंबर उसमें दिया जाता है। यदि आप मैप नहीं भरना जानते बोर्ड एग्जाम में, खासकर जियोग्राफी में मैप कैसे भरें, तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए हमारे चैनल पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा वीडियो। उसके बाद में देखिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो गंदी बस्तियां हैं, जो इनकी समस्याएं गंदी बस्तियों की क्या क्या है, आपको वर्णन करना है। एनसीईआरटी 16, 17, 18, 19 और 20 में प्रश्न आया था, तो अभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है पेपर देने से पहले इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। कॉपी पेन में नोट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, खासकर आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और एक एक प्रश्न का आंसर आप याद कर ले जाएंगे। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, ग्रामीण पलायन रोकने के लिए अपने जो कुछ सुझाव है आपको दीजिए। जो ग्रामीण पलायन है, जो इसके रोकने के लिए कौन कौन से सुझाव हैं, कौन कौन से सुझाव रखने चाहिए, तो इसको आपको आंसर देना, बिल्कुल सटीक आंसर देना है। 18, 19, 20 और 22 में ये पूछा गया था, 4 सालों में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपका 17 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सॉरी तो आपका 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में पाए जाने वाली प्रमुख लौह तथा अलोह खनिजों का वर्णन कीजिए। जो लौह और अलोह खनिज हैं इसको आपको वर्णन करना है। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उससे ये लिया गया है कि जो भारत में पाए जाने वाले लौह और तथा अलोह क्या है, लौह फिर अलोह खनिज जो है इसका वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। और जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, यदि आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो इनमें से 2 ही प्रश्न पूछा जाता है, कोई ना कोई तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा और 12 नंबर भैया आपका दिला कर रहेगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, याद रखिए। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है, टिप्पणी लिखिए। क्या है, टिप्पणी आपको लिखना है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, या टिप्पणी लिखिए जल प्रदूषण क्या है, टिप्पणी लिखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है, या टिप्पणी लिखिए या वायु, या इस प्रकार से वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण के कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है एक ही पूछा जाएगा, इसका आंसर एक ही हो जाएगा, अथवा लगकर आपका कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, लेकिन जो आंसर होगा जो आपने मालूम किया होगा वही होगा। 20 नंबर हमारा जो टॉपिक है क्या है, 20 नंबर जो हमारा प्रश्न है, मानव और क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। जो मानव और पर्यावरण है, मानव अलग आपका हो गया, पर्यावरण आपका अलग हो गया, इसके जो संबंध है, किस प्रकार से संबंध है मानव और पर्यावरण के बीच में, इसको आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। याद रखिएगा, डिटेल में इसका आंसर दीजिएगा। 6 नंबर का सवाल है, तो याद रखिएगा। आज देख सकते हैं किस प्रकार से हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप यहाँ तक वीडियो आप देख रही हैं तो समझ लीजिए आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाले हैं, खासकर जियोग्राफी।